मैकडी पे नहीं जा पाते थे बिकॉज क्योंकि वो पूछेंगे आपसे हैव इट हियर और टेक अवे। गड्डी नीवी जी करा के टाई इंची दे पागे। पहला दिन कैसा लग रहा था ये बताओ। आज तो चलो 16 साल हो गए। अरे लिखने का सिलसिला भी शुरू हो गया बीच में। अच्छा, वो भी एक्सीडेंटली हुआ। तो रेडियो बहुत नेचुरली होता है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ी रेडियो। किचन में कुकिंग की बात करो तो ब्रेड ऑमलेट, हर सिंगल लौंडा जो होता है छड़ा कहीं रहता है, बैचलर कहीं रह रहा होता है तो मैगी बना रहा होता है। तो अब आरजे बनने के बाद जब आप दोबारा थिएटर करते हो तब कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? यार वो ऐसा लगता है कि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे बीच बीच में किसी को ना एक डोज चाहिए होती है जिंदगी को आगे चलाने के लिए। मेरे लिए थिएटर वैसा बन गया उसके बाद कि मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आने के बाद में फिर 2011 में भी कुछ किया, एंकरिंग चली हुई थी। वो रोड शो से अब बड़े शोज होने लगे थे, स्टेज शोज होने लगे थे, कॉन्सर्ट्स होने लगे थे। और फिर मैंने 2015 में फिर प्रॉपर प्ले किया। ठीक है, काफी सालों के बाद, लगभग 10 साल के बाद मैंने एक प्रॉपर प्ले किया। 2015 में गैंगस्टर स्मृति एक प्ले था। जतिन सरना एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जी, आपके, बंटी भैया आपके सेक्रेड गेम्स के 83 में यशपाल थे। हाँ। तो वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसमें मैंने गैंगस्टर स्मृति में वो प्ले में एक्टिंग किया था। तो और उसी दौरान जतिन सरना वो फिल्म कर रहे थे मेरठिया गैंगस्टर। अच्छा, तो जतिन का मेरे को दिन कॉल आया, क्या कर रहा है? मैं कहा कुछ नहीं कर रहा, नोएडा में हूँ। मेरठ कितनी देर में पहुंच सकता है? मैंने कहा नोएडा से मेरठ पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा, गाड़ी आई है मेरे पास, आजा। मैंने कहा है क्या? आजा आजा, बताता हूँ, आजा, सरप्राइज है। मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे, जीशान कादरी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर हैं, वो मेरठिया गैंगस्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर मिले हैं मेरे से, कह रहे यार आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये जो जितने मेरठिया गैंगस्टर के गुंडे हैं आपको इनके बॉस का कैरेक्टर करना है, काम 2 दिन का है लेकिन अच्छा है। मैं बैठे बैठाए मैंने कहा फिल्म आ गई है, मैंने कहा चल कर ले। तो वो फिल्म भी करी, वो थिएटर भी किया, फिर ऑन एंड ऑफ थिएटर होता रहता है और एक खुराक मिलती रहती है आपको जिंदगी में। जैसे हमें ट्रिप चाहिए होती है ऐसे आपको थिएटर चाहिए होता है। वो थिएटर करके आपको लगता है कि आपकी यही है, और कभी भूख मिट जाती है, क्रिएटिव भूख मिट जाती है। और कभी कभी जहन में अगर ज्यादा खुराफात होती है ना, मैं यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर तिलक ब्रिज मेट्रो स्टेशन चला जाता हूँ, वो देखता हूँ अपनी जर्नी पे। हाँ, क्योंकि यहाँ श्रीराम सेंटर में ना चीज सैंडविच मिलता है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता था हमें, बट हम वो खाने के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। ओकेजनली खाया करते थे। ओकेजनली। पीछे बंगाली मार्केट में नथूज है, बंगाली स्वीट्स है, वहाँ घुसने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मैकडी पे नहीं जा पाते थे बिकॉज क्योंकि वो पूछेंगे आपसे हैव इट हियर और टेक अवे। वो हैव इट हियर और टेक अवे का आंसर नहीं पता था कि पूछ क्या रही है भाई। फिर लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हिंदी में बात करेंगे हम, अपने को नहीं आती इंग्लिश, अपन ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसने कहा हैव इट हियर टेक अवे, मैंने कहा यही खाना है बस। इतना बता दे कि खाने के बारे में पूछ रही है कि क्या कह रही है। हैव इट टेक अवे, हैव इट टेक अवे, ऐसे बोलते हैं हैव इट टेक अवे, हैव इट टेक अवे, समझ ही नहीं आता क्या पूछना चाह रही है। फिर मैकडी पे वो आइसक्रीम मिलती थी सॉफ्टी, 10 रुपए की, 10 रुपए की, वो बहुत खाई मैंने। और फिर ऑडियन पे दिल टूटने पे ठंडा पान खाना। अब जब आप इस चीज को याद कर रहे हो कैसा लग रहा है? यार लग रहा है कि उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त से आज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। लेकिन अभी भी ये लगता है कि बाबू जहां पहुंचना था वहां पहुंचे नहीं हो। अच्छा, अभी नहीं पहुंचे, अभी सफर बाकी है। अभी बाकी है। पहली गाड़ी कब ली थी? अभी आप मेरठ पहुंचे हो 1.5 घंटे में गाड़ी से। हाँ 2015 में पहुंचा ना, तब तक तो 3-4 गाड़ी बदल चुका था मैं। अच्छा, हाँ मैंने 2008 में आपने 2008 में मैं दिल्ली आ गया था। ठीक है, दिल्ली आके सैलरी अच्छी खासी मिलने लगी थी। ठीक है। फिर मैंने 2009 में 2008 के दिसंबर में, 2008 जनवरी में आ गया था। 2008 के नवंबर दिसंबर में मैंने गाड़ी खरीदी। ये बात हम गाड़ी में बैठ के ही करते हैं फिर। आओ हो गड्डी नीवी जी करा के टाई इंची दे पवा के नहीं भाई है टाई नहीं है भाई जब बंदे को पैसे नहीं होते बंदा होता क्या करता है, गड्डी नीवी जी करा के टाई इंची दे पवा के 15 आए थे वो भी ढाई और करवा दिए। शहर कम दे नहीं दे रहे टायर कम दे है, गड्डी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम दे नहीं तेरे शहर कम दे। गाड़ी का शौक कब से लगा? यार गाड़ी का शौक तो बचपन से ही था। जब नहीं थी तब भी था? तब भी था।
तब भी दिमाग में होता था कि एक एसयूवी लेंगे एक दिन। अच्छा, एसयूवी गाड़ी खरीदनी है एक दिन। सबसे पहली गाड़ी कौन सी ली आपने? वैसे वाला सपना था। गाड़ी खरीदने से पहले ना मैं नहीं थी गाड़ी जब मेरे पास में, मैं स्ट्रगल ही कर रहा था, थिएटर कर रहा था। तब ना ये ऊपर वाले की कृपा कह लो या साइन कह लो कि कुछ होना था। मैं सड़क पे घूम रहा था एंड बस से उतरा ही था सामने, मेरे को एक चाबी पड़ी हुई मिली। अच्छा, और वो गाड़ी की चाबी थी। ठीक है। कौन सी गाड़ी की चाबी थी ये नहीं पता, वो सिंगल चाबी थी, रिमोट वाली नहीं थी, वैसे चाबी थी, पर थी गाड़ी की चाबी। ठीक है। तो मैं गाड़ी की चाबी घर लेके घर पहुंचा, मैंने घर जाके चाबी दिखाई। कहते ये क्या है? मैंने कहा अब चाबी आ गई, गाड़ी भी आ जाएगी एक दिन। बिल्कुल सही है। तो वो एक हुआ था मेरे साथ जिंदगी में। पहली गाड़ी मेरी थी, मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी की जो कीमत थी मात्र 1,25,000 रुपए थी। बलेनो आती थी लंबी वाली। अच्छा, मारुति की पुरानी बली। मारुति की पुरानी वाली बलेनो, जो कि कुछ 7-8 साल पुरानी गाड़ी थी। समझ गया। तो वो बस उसमें क्या बोलते हैं, स्टीरियो छोड़ के बाकी सब बजता था। मतलब कहने का मतलब सब चलता था उसमें, जोक सपाट। उसमें ब्लूटूथ के लिए वो जुगाड़ लगाया था मैंने। समझ गया, वो पहले बहुत एफएम वाला जुगाड़, हाँ पेन ड्राइव से एफएम वाला जुगाड़ चलता था और उसमें गाने चलते थे। ओए लक्की लक्की ओए के और जुगनी चढ़दी ऐसी कार, जुगनी रहंदी शीशे पार, जुगनी मोमोनी नारे वाली कोटी सेक्टर 4। ओए लक्की लक्की ओए इतना सुना ना मैंने उस गाड़ी में, और उसी गाड़ी में ओए लक्की लक्की ओए फिल्म देखने गया था। अच्छा, हाँ यार दोस्तों के साथ। वो बलेनो पहली गाड़ी थी मेरी, वो मैंने 1.5 साल रखी थी। 1,20,000 की ली थी, वो 1 लाख रुपए में बिक गई थी। अरे वाह, ये होती है डील। 1.5 साल में। मैंने कहा अरे भाई साहब नथिंग लाइक इट मैन, नथिंग लाइक इट। बहुत शानदार गाड़ी थी। फिर मैं नई गाड़ी नहीं खरीदता था, एक तो बजट नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे। दूसरा शौक ऐसा था कि 1.5 साल में वो गाड़ी, हाँ वो गाड़ी चेंज करी, फिर सेकंड हैंड गाड़ी ली, फिर वो गाड़ी बेची, फिर दूसरी गाड़ी ली, सेकंड हैंड गाड़ी। तो ऐसे करते करते मैंने बलेनो से देन स्विफ्ट, होंडा सिटी, फिर होंडा सिटी वो बेच के, फिर वरना खरीदी मैंने, वरना बेच के फिर मैंने वो खरीदी स्कोडा की गाड़ी खरीदी। सब सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहा था। अच्छा। और ये गाड़ियों की रेंज थी, मतलब अब वो बजट बढ़ चुका था, 1.5 लाख से हम बढ़ चुके थे। तो फिर गाड़ियाँ चेंज होती थी, सेकंड हैंड गाड़ी आती थी 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। फिर मैंने क्रूज खरीदी थी, शेवरले क्रूज, वो सेकंड हैंड खरीदी। मेरी फेवरेट कार है। बट बजट उस वक्त मेरे को काफी बढ़ाना पड़ गया था, बट क्या मजेदार गाड़ी थी, अल्टीमेट मजेदार गाड़ी, बम। बेस्ट गाड़ी मेरी जीवन की वही है, क्रूज के बाद फिर SUV 500 आई थी। XUV 500 आई थी, जिसपे आपने नंबर भी थोड़ा फैंसी लिया था। पैसे खर्च के लिया था, 15,000 रुपये देके मिलता ना यूपी गवर्नमेंट का। और फिर उसके बाद ये स्कॉर्पियो M, इसका भी नंबर आपने परचेज किया। तो ये वाला शौक कैसे पैदा हुआ? यार नंबर का शौक ऐसा था कि एक थोड़ा सा उसमें बिलीव है न्यूमरोलॉजी में। ओके, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो लगता है कि अगर 10-15 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं और नंबर पसंद का आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और किसी एक एस्ट्रोलॉजर की बात उस वक्त सुनी थी कि जब तक आप अपने आप को वो फील नहीं करोगे ना कि आप हो, तो VIP नंबर जब तक नहीं होगा तो VIP बनोगे कैसे? बिल्कुल सही। तो किसी एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात पे मैंने ये सब कुछ किया था, थोड़ा बिलीव था इन सब चीजों में। तो हम बात करते करते रेड FM पहुंच चुके हैं। यप। तो बिल्डिंग आ गई है, और इस बिल्डिंग में आते आते 16 साल हो गए हम। घर हो गया, अब ये घर ही हो गया। आधी जिंदगी यहाँ बीती है, आधी जिंदगी इस गाड़ी में बीती है, बाकी जो थोड़ी बहुत बची कुछ मंडिया उसमें बीती है। तो कुछ अंदर से हम देख सकते हैं क्या रेड FM को? चलो देखते हैं। संडे वैसे तो छुट्टी है, कर देंगे डिस्टर्ब इन्हें। स्टूडियो तो अंदर क्लोज ही होगा, लेकिन हम रिसेप्शन तक जा सकते हैं। चलो चलते हैं रिसेप्शन तक। कैसा लग रहा है? पहला दिन कैसा लग रहा था ये बताओ। आज तो चलो 16 साल हो गए। यार इस बिल्डिंग में जब मैं आया था, वो पहला दिन जो था, बहुत सारी नर्वसनेस थी कि कैसे नए लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, कैसे नए लोग एक्सेप्ट। हालांकि काफ़ी लोगों से मैं जब यहाँ रेड में वापस जयपुर से जब मैं आ रहा था, तो काफ़ी दिल्ली के लोगों से मैं मिल चुका था। बट स्टिल एक वो था कि छोटे शहर में तो आप अपना झंडा गाड़ चुके हो, जयपुर में अपना लोहा मनवा चुके हो, तो अब दिल्ली में कैसे आप, क्योंकि वो छोटा तालाब, आप बड़ी मछली, ये सागर है, इतना बड़ा शहर है, तो यहाँ पे अपने आप को कैसे प्रूव करोगे आप? काफी वक्त लगा यहाँ पे आके भी चीजों को करने में, चीजों को समझने में। धीरे धीरे फिर मैंने यहाँ पर आकर
इंग्लिश फिल्में देखना शुरू किया। अच्छा। नहीं, वो इंग्लिश फिल्म नहीं जो हम कॉलेज में देखा करते थे, वो वाली नहीं, लिटिल में इंग्लिश फिल्में देखना शुरू किया। मेरी पहली इंग्लिश फिल्म थिएटर में थी वो बैटमैन वाली, जोकर वाली, अच्छा। द डार्क नाइट। द डार्क नाइट वो मेरी पहली इंग्लिश फिल्म थी थिएटर में, बढ़िया लगी मेरे को। फिर उसके थोड़े दिनों के बाद में एक वो फिल्म आई थी इंसेप्शन, हाँ, वो भी थिएटर में देखने चला गया, और वो भी इंग्लिश में। घूम गए होंगे भाई क्या था वो, मैंने उसके बाद वो हिंदी में डब्ड भी देखी सीडी खरीद के अशोकनगर से, मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया कि डायरेक्टर से मीटिंग करवाओ मेरी। भाई क्या बनाया, क्या है ये बवाल बनाया। वो क्रिटिकली एक्लेम्ड या जो भी कह लो, उसको एक अलग लेवल का सिनेमा है, वो भी बढ़िया था। फिर उसके बाद थर्ड इंग्लिश फिल्म जो थी, यारों दोस्तों के साथ प्लान बना देखने का, वो फिल्म सेक्स एंड द सिटी। अच्छा, ये मैंने भाई धोखा हो गया हमारे साथ, कुछ नहीं हुआ। फिल्म में सिर्फ सिटी सिटी थी और बाकी आंटियां घूम रही थी दुबई में उस फिल्म के अंदर में। हम 3-4 लोग गए थे। सही, मैंने शायद इसीलिए नहीं देखी होगी। हो सकता है। तो दीपक कामरा से आप आरजे रॉकी यहाँ पे आके बने? जयपुर में ही। अच्छा, जयपुर में बने? जब मैं जयपुर के लिए सिलेक्ट हो गया था रेडियो के लिए, मेरे को जब निशा नारायण मैम मिले थे, उनको मैंने बोला कि मेरे को शो करना है कि मेरा घर का नाम लवली है, तो मेरे को शो करना है लवली का लवली शो। अच्छा, ऐसे करके कुछ बनाना है मेरे को। तो शी स्टार्टेड लाफिंग कि इट डजंट सूट योर पर्सनालिटी एट ऑल। तुम्हारी पर्सनालिटी एक रॉकी से तुम्हारी पर्सनालिटी है। तो निशा मैम गेव मी नेम रॉकी। निशा मैम ने ही कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैं आरजे बन सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त जब मैं सब जगह से रिजेक्शन झेल रहा था, ना मेरा डिक्शन ठीक था, ना इंग्लिश आ रही थी, ना हिंदी में भी पंजाबी हरियाणवी आ रही थी, उस वक्त बिलीव दिखाना किसी इंसान पे, आई एम रियली थैंकफुल टू निशा नारायण मैम। उन्होंने ही बिलीव दिखाया, मैं उन्हीं की वजह से ये आरजे बना, उन्हीं की वजह से ये नाम रॉकी मिला मेरे को। और रॉकी नाम जो मेरे को मिला, अभी थोड़े दिन पहले मेरे को किसी ने बताया कि ये नाम आने के बाद कुछ बदला जिंदगी में। मैंने कहा सब कुछ ये नाम आने के बाद ही बदला। कहता न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये नाम तुम्हें सूट करता है इसलिए। अच्छा। मेरे हाथ में 2 अंगूठियां थी, मैंने घर जाके वो भी उतार दी। मैंने कहा अब बस, अब ना हो पाएगा ये, हो गया। मैंने कहा अब हो गया। तो मैम ने मेरे को नाम रॉकी दिया था, जयपुर में ही दे दिया था। बिगेस्ट अचीवमेंट में आप इसे कंसीडर करते हो? यार बिगेस्ट अचीवमेंट आई थिंक येट टू कम, अभी आनी है। रेडियो की जर्नी होते होते मैंने गाना भी शुरू कर दिया, 1-2 गाने भी रिलीज हो गए हैं। एक अभी आने वाला है गाना, बहुत ही प्यारा गाना हमने हरियाणवी में किया, हरियाणवी में गाने किए हैं। 1, 2, 3 थर्ड गाना मैं कर रहा हूँ हरियाणवी में। दिस इज एक्चुअली कमर्शियल सॉन्ग। गाने का नाम है सुथरा छोरा। सिंगिंग में ये मेरी अभी तक की अचीवमेंट है। एक्टिंग में इफ यू टॉक अबाउट, तो एक्टिंग की अचीवमेंट अभी तक की मेरा जो बढ़िया रोल है वो है उबरमैन। वो मेरी अभी तक की एक्टिंग में अचीवमेंट की अगर आप बात करो। एंकरिंग की अचीवमेंट की बात करो, स्टेज पर आए दिन अचीवमेंट होती है यार। जब आप स्टेज पर जाकर बोलते हो ना कि मैं हूँ रॉकी दिल्ली का सबसे बड़ा वेला, जब ऑडियंस की हूटिंग आती है सामने से, वो बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। किस तरीके की मूवी देखना पसंद करते हो आप? यार मेरे को ना फिल्में ना थोड़ा डार्क फिल्में बहुत पसंद आती है। अच्छा। मेरी फेवरेट फिल्म है जख्म। इसमें कुणाल खेमू बच्चे का रोल कर रहा है, अजय देवगन थे उसमें गाना था बड़े दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। एक अजय देवगन की और अनु कपूर की फिल्म है, ऐश्वर्या राय है उसमें, रेनकोट। अच्छा। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। वैसा सिनेमा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है उस तरह का। और कॉमेडी फिल्म में बहुत देखता हूँ, पंजाबी फिल्म में बहुत देखता हूँ, मैं सब देख लेता हूँ। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ, सब्जी में घिया टिंडे तोरी भी खा लेता हूँ, फिल्मों में हर एक फिल्म भी देख लेता हूँ। मेरा रिकॉर्ड है आज तक का, अगर मैं थिएटर में गया हूँ तो मैंने फिल्म बीच में नहीं छोड़ी। अच्छा। मैंने पूरी फिल्म देखी है, कोई फिल्म बीच में नहीं छोड़ी। इन माई होल लाइफ एक ही फिल्म ऐसी है जो मैंने बीच में छोड़ी है। कौन सी? वो थी हिम्मत वाला, साजिद खान ने जो बनाई थी अजय देवगन के साथ। मैंने 20 मिनट के बाद वो फिल्म छोड़ दी थी, मैं इंटरवल तक भी नहीं गया। इकलौती फिल्म ऐसी है जो मैंने बीच में छोड़ी। अदरवाइज आई एम फैन ऑफ सिनेमा, आई लव सिनेमा, आई रिस्पेक्ट सिनेमा। मुझे लगता है कोई भी एक फिल्म बनाने में बहुत जान और बहुत मेहनत लगती है। यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज इट अगर आप उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते। और मेरा पर्सनली ये भी मानना है कि इफ यू कैन नॉट अप्रिशिएट एनीथिंग यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज इट। थोड़ा सा कुछ सिनेमा को समझो तो सही कि क्या कौन बनाना चाह रहा है। तो जो काम आप कर रहे हो उससे खुश हो? सेटिस्फैक्शन तो चॉइस है।
और मैंने शायद वो चूज कर लिया था। मैं बहुत सेटिस्फाई और बहुत कंफर्टेबल हो गया था चीज़ों के साथ में, इसलिए बहुत सारे सालों में बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकता था वो शायद मैंने नहीं की। एंड अभी वापस से अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ, धीरे धीरे गाने भी कर रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ, जगह जगह मैं ऑडिशंस भी दे रहा हूँ। आज की तारीख में भी ऑडिशन आपको देने पड़ते हैं, हर जगह आपको जाना पड़ता है। चाहे आपको रिस्पेक्ट के लिए डायरेक्टर ये बोले कि यार लुक टेस्ट के लिए आ जा, बट एक्चुअली वो लुक टेस्ट में भी आपका ऑडिशन होता है, आप सिलेक्ट होते हो तभी आपको काम मिलता है। सो द वन थिंग, अपने आप को कभी ट्राई करने से नहीं रोकना चाहिए, और दूसरा फेलियर से नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल। वो जो वक्त था जब मैं रेडियो के लिए ट्राई किया था, जब मैंने पहली बारी, वो जो पहला वक्त था, तब मेरे को डर नहीं था कि यार मेरे को रेडियो में नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को नहीं होगा तो कोई आदमी कुछ और कर लेंगे, वो वाला एटीट्यूड था। लेकिन धीरे धीरे जब आप करने लगते हो ना, दिल के अंदर डर बैठता जाता है, एक फियर आने लगता है, एंग्जाइटी आने लगती है, पैनिक आने लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, तो ये नहीं रहा तो क्या। वो वाला डर अगर इंसान जिंदगी से निकाल देना, मेरे को लगता है कि सक्सेस आपका इंतजार कर ही रही है। बस बिना डरे करते रहो, अपना काम ईमानदारी से करते रहो। अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया है, और अगर आपको नहीं कुछ सब्जी भी बनानी आ रही है, आपने उसके अंदर में अगर नमक मिर्च मसाला सही मात्रा में डाल दिया है ना, वो सब्जी खाने लायक तो बन जाएगी। इसलिए जब आप काम कर रहे हो ना, तो काम करने लायक तो हो जाएगा, और जब आप उसको करते रहोगे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो वो काम अपने आप बढ़िया हो जाएगा। सिंगिंग का जो शौक आपको था वो करियर में बदलने का आपने कब सोचा? यार करियर को बदला नहीं है मैंने, मेरे साथ सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। ठीक है। मतलब वो एक्टिंग चलती रही, एंकरिंग चलती रही, रेडियो शुरू हो गया, तो ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। कभी एंकरिंग का प्रोजेक्ट है, कभी एक्टिंग का प्रोजेक्ट है। सिंगिंग अगेन हैपेंड एक्सीडेंटली टू मी। सबसे पहला गाना था ये सुन बिक्की के मुन्ना, JSL पाजी के साथ किया था, वो मैंने ऑसम रिकॉर्ड पे था वो भी। तो वो गाने का वीडियो शूट हो चुका है, गाना डब हो चुका है, गाने के अंदर 2 वॉइसेस हैं। ओके, ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं। तो हिमांशु भाई वहाँ पर थे, तो हिमांशु भाई ने JSL को कहा कि यार इसके अंदर एक और वॉइस डाली जाए क्या, कुछ लिरिक्स में। तो JSL कहते कि रॉकी को बुला लेते हैं, वो लिरिक्स में कुछ हेल्प कर देगा बैठ के। तो बैठ जाएंगे, तो हिमांशु भाई कहते उससे गवा के भी देख ले जरा। तो JSL कहता नथिंग लाइक इट, वो गा देगा। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा मेरे को कहाँ गाना आता है, मैं तो मस्ती मजे में ढोल पे कुछ मजे कर लेता हूँ। कह रहे नहीं आप गा लोगे। उन्होंने बुलाया, 2 4 5 10 15 20 25 टेक हुए, फाइनली वो सुन बिक्की मुन्ना गाना हुआ, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया। स्टेज पे तो मैं थोड़ा बहुत गा ही रहा था ढोल पे, तो वो सिंगिंग भी शुरू हो गई अब साथ में। अब एक और चीज ऐड ऑन हो गई है उसमें। जब कभी कभी लो फील करते हो तो किस टाइप के गाना सुनते हो? यार मैं नुसरत फतेह अली खान सुनता हूँ, मैं बुल्ले शाह पढ़ता हूँ, मैं नुसरत फतेह अली खान सुनता हूँ। और ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जब भी मेरे को लो फील होता है ना, मेरे को पाश की वो लाइनें याद आती हैं। हमेशा मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ कि सबसे खतरनाक नहीं होता आदमी का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है उसके सपनों का मर जाना। सुबह जाना काम पे, शाम को घर लौट आना, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे खतरनाक होता है उसके सपनों का मर जाना। तो सपने नहीं मरने चाहिए, सपने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो जैसे पाकिस्तानी सिंगर्स हमारे यहाँ बैन होते जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि वो सही हो रहा है या हम ज़्यादा क्रूशियलिटी के साथ पेश आ रहे हैं उनके साथ, क्योंकि एकदम से उनका फैन बेस डाउन हो गया है, और या तो ये मतलब एक तरीके की नेगेटिव PR ही थी जो हो रही थी, और उसने रुख ही अपना दूसरा बदल लिया। यार मेरा ये मानना है आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट है, बट अगर कोई चीज़ को बैन किया गया है, किसी चीज़ पर लगाम कसने की कोशिश की गई है, वो कहते हैं ना कि कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल, बस इसी लाइन से इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और कुछ तो खास बात रही होगी, यूं ही कोई दीवाना भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अब ये मैं कुछ लाइनें अपनी भी लिख लेता हूँ, मेरे लिखने का सिलसिला भी शुरू हो गया बीच में। अच्छा, वो भी एक्सीडेंटली हुआ। रेड FM पॉडकास्ट की टीम बनी, ठीक है, तो पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट की, तो उन्होंने कहा रॉकी तू भी कुछ कर इसमें। मैं क्या करूँ, कह रहे कुछ हिंदी की कहानियाँ हैं, इनको पंजाबी में कर ले तू। ठीक है, तो उनको 4 5 कहानियाँ दी, मैंने उनको पंजाबी में
जब मैंने कहानियां पढ़ी मेरे को मजा ही नहीं आया। कुछ एक दो कहानियों मेरे को लगा इनमें कुछ चेंज होना चाहिए। तो मैंने पूछा कैन आई चेंज इट, उन्होंने कहा अपने हिसाब से चेंज कर लो। तो मैंने पंजाबी में कन्वर्ट करते करते वो कहानी में कुछ कुछ अपना एसेंस डालना शुरू किया, वो कहानी नहीं हो गई। तो फिर 4-5 कहानियां ट्रांसलेट करने के बाद मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी, उसमें शायरी लिखनी शुरू कर दी, मैंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी अपनी। तो वो कोविड टाइम में ये भी हो गया, लिखावट भी शुरू हो गई। कोविड में कुछ लिया तो कुछ दिया भी। हाँ, कोविड ने मेरे को वैक्सीनेशन दी, 2 बार मैंने लगवाई। उसके बाद अभी जब न्यूज़ आई है तो डर लगा रहता है उसके बाद से। और दिया यही है कि हाँ लिखावट आ गई जिंदगी में, भी खाली बैठे आप लिख लो। और लोगों ने अपने जीने का तौर तरीका भी बहुत चेंज किया उस दौर को देखकर। कुछ चेंजमेंट नहीं किया, सब लोगों ने 4-5 दिन वो डैलगोना कॉफी बनाई, थोड़े दिन अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखा। आज न्यूज़ आ जाए कोविड वापस से आ सकता है, कल से फ्री विटामिन सी के वो खाने शुरू कर देगी जनता। और वो जो सैनिटाइजर तुम बताओ लास्ट कब यूज किया था? मुझे याद नहीं ना, वो बोतल जो 1 हफ्ते में खत्म हो रही थी, 1-1 साल खत्म नहीं हो रही सैनिटाइजर की। अभी ये मैं जब लास्ट टाइम आया था ना तब भी इतनी थी और आज भी इतनी है। हाँ, तो यूज ही नहीं कर रहे लोग, अगर फ्रीडम पकड़ चुके हैं लोग। तो जब तक सिर पे डंडा नहीं पड़ता ना, लोग नहीं बदलते भाई साहब। जब जरूरत है तभी बदले। तो आप FM पे भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। कोविड टाइम में हमने किया। कोविड टाइम में हमने पूरा सेटअप यहाँ से लेके गए घर। हाँ, छोटा सा एक सेटअप, आपके लैपटॉप तो घर पे होता ही है, साथ में एक छोटा सा सिस्टम लगता है। जैसे आपने मेरे को ये माइक दिया हुआ है, ऐसे ही एक छोटा सा सिस्टम आता है लैपटॉप के साथ अटैच हो जाता है। और वो लाइव किस तरीके से? उसमें उस वक्त हमारे शोज रिकॉर्डेड जा रहे थे। ओके। रिकॉर्डेड इन द सेंस कि डेफर्ड लाइव जा रहे थे। एक टर्म होती है डेफर्ड लाइव, एक होती है लाइव, एक होती है डेफर्ड लाइव। लाइव मतलब जो हमने बोला वो गया। डेफर्ड लाइव होती है कि हमने ऑन एयर जाने से कुछ 2, 3, 4, 5 मिनट पहले रिकॉर्ड किया। समझ गया। जैसे कि कोई कॉलर है, कॉलर जब ऑन एयर जाता है उसको हम लाइव नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑनलाइन कुछ भी बोल सकता है। तो हम उसको कोशिश करते हैं पहले रिकॉर्ड करें, फिर उसको एडिट करें, फिर हम उसको प्ले करें। तो वो डेफर्ड लाइव कहलाता है। तो घर से जो हम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम, वो डेफर्ड लाइव था कि ऑन एयर जाने से 2-4 मिनट पहले हमने उसको रिकॉर्ड किया, लैपटॉप पे मेल किया, नेट आ गया आजकल किया, और यहाँ सिस्टम से उन्होंने अपलोड कर दिया और वो चल गया। हुक हो गया हूँ तेरे साउंड पे, बजाते रहो। जितना मुश्किल एक्टर बनना था उतना आरजे बनने में भी लगा कि या उससे ज्यादा लगा? आरजे बनना मेरे को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ही ये तो बस ऐसा था, वो होता चला गया फ्लो में। मैंने को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारे और बहुत ज्यादा वो नहीं किया। हाँ, जो काम आया उसको ईमानदारी से करता चला गया कि अगर आज ये शो करना है तो कि उस शो में क्या बेहतर कर सकते हो आप, डेली क्या चीज़ बेहतर कर सकते हो। वो कुछ चीज़ें ना आपके अंदर से नेचुरली आती हैं। तो वो रेडियो मेरे साथ बहुत नेचुरली हुआ, अपने आप ही चीज़ें होती चली गई। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, यहाँ मेहनत किया, वहाँ मेहनत किया। लोग बाग मेरे को पता है कि एक लिंक लिखने के लिए जब ऑडिशन में थे हम वो बिग एफएम वाले में, रात भर बैठते थे भाई, वो घंटे 2-2 घंटे लगाते थे। बट रेडियो कम्स नेचुरली टू मी, तो मैं उसको ईज के साथ कर लेता हूँ। हर किसी का थॉट प्रोसेस होता है, ईज के साथ चीजें हो जाती हैं। तो रेडियो बहुत नेचुरली होता है, मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ी रेडियो में। आपका डेली का यहाँ दिल्ली में क्या रूटीन रहता है? ऑफिस आते हैं, सुबह ऑफिस आए, ऑफिस में कुछ 6 घंटे बीतते हैं। ठीक है। और उसके बाद में मंडी हाउस थिएटर चलता है। ठीक है। अभी कथा एक कंस की प्ले किया था, आप आए भी थे उसको देखने के लिए। वो चलता है, बीच बीच में ऑडिशंस चलते हैं। ठीक है। और वक्त मिलता है तो कुछ लोगों से, दोस्तों से मुलाकातें होती हैं। एक वो लोगों से, वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो पीआर नेटवर्किंग का लोगों ने बो रखा है। मेरे को पता नहीं कितना फायदेमंद है कितना नहीं, बट वो पीयर प्रेशर में, वो पीआर नेटवर्किंग के लिए बीच बीच में कुछ लोगों से मिलने पार्टीज वगैरह में वो जाना होता रहता है। इवेंट्स होते रहते हैं, वीकेंड इवेंट्स में निपट जाते हैं, तो वक्त ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं लगता। खुद भी कुछ कुक करते हो? मैं बनाने में तो कविताएं बनाता हूँ, शायरी बनाता हूँ। और अगर किचन में कुकिंग की बात करो तो ब्रेड ऑमलेट, और एक हर सिंगल लौंडा जो होता है, छड़ा कहीं रहता है, बैचलर कहीं रह रहा होता है, तो मैगी बना रहा होता है। तो मैगी बनती है मेरे से और ब्रेड ऑमलेट बनती है। चाय बनाता हूँ बहुत बढ़िया। जी हाँ, चाय कमाल की बनाता हूँ। कैमरामैन जी हमारी चेक हो जाएगा। चाय चेक कर सकते हो। मैंने चाय पे कविता भी लिखी थी। अच्छा। पंजाबी में थी कि
ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ ਤੂੰ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਣ ਨਾਲ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਵਾਂ ਅਦਰਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਚ ਪਾਵਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਲਾ इस पे आपने रील बनाई थी और मैंने अपनी स्टोरी पे शेयर करी थी। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ तू आके ਮੈਨੂੰ गण ਨਾਲ ला तो और ये कविता भी ऐसी आई थी बैठे बैठे आया जहन में बारिश का मौसम था उस दिन। बस घंटों बैठ के अगर कुछ लिखने बैठोगे मेरे को नहीं लगता ही लिखा जाएगा हाँ, चलते फिरते कुछ जहन में आएगा तो लिखा जाएगा तो चलते हैं फिर आपके हाथ की चाय पीते हैं। आओ चाय पीते घर चले हाँ घर चलते हैं।